हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं की विषय अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, जो कि शासन द्वारा दोबारा अपलोड की गई है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप शुरू करते हैं। ये इसका ब्लूप्रिंट दिया गया है। कृपया कर छात्र इसे पूर्ण ध्यान से देख लें और इसी के आधार पर अध्ययन करें। इकाई 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो इसका प्रश्न क्रमांक 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है, तो इसका पहला जो आंसर है इसका सही आंसर है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र, इसका भी आंसर है परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। तीसरा है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है, तो इसका बा आंसर सही है, बा समाजवादी अर्थव्यवस्था। चौथा है उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित होता है, तो इसका दा आंसर होना चाहिए। कृपया कर आप इसे और थोड़ा सा देख लें। पांचवा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो इसका बा आंसर होगा विशिष्ट फर्मों का। और बाकी प्रश्न क्रमांक 2 में इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जो कि 4 नंबर के आएंगे, तो कृपया कर आप इसे देख लें। अब इकाई 2 है, इसका प्रश्न क्रमांक 1 है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता जो है इसका आंसर होगा घटने लगती है। दूसरा है सीमांत उपयोगिता हो सकती है तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक तीनों हो सकती है, तो दा इसका आंसर होगा। तीसरा उदासीन वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है, तो बा आंसर होगा ऋणात्मक ढाल। चौथा है उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहा जाता है, तो इसे आंसर होगा सीमांत उपयोगिता। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होती है, तो सीमांत उपयोगिता इसका आंसर होगा। दूसरा उच्च उदासीनता वक्र उच्च संतुष्टि को दर्शाता है। तीसरा उपयोगिता उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है, तो उपभोक्ता इसका आंसर होगा। चौथा मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। पांचवा जब वस्तु की मांग से परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग की लोच बेलोचदार होती है। प्रश्न क्रमांक 3 उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, ये सत्य है। दूसरा सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, ये भी सत्य है। तीसरा गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं, तो इसे कृपया कर आप और थोड़ा सा देख लें, लेकिन ये सत्य है। चौथा जब मांग तालिका को रेखा चित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो वह उसे मांग वक्र कहते हैं, ये सत्य है। पांचवा मांग वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, ये असत्य है। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती तब कुल उपयोगिता कितनी होती है, तो इसका आंसर अधिकतम होती है। दूसरा बजट रेखा का दूसरा नाम कीमत रेखा है। तीसरा विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, तो अत्यधिक लोचदार होती है। चौथा कीमत तथा मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, तो विपरीत संबंध होता है। पांचवा मांग वक्र की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय कैसी मानी जाती है, तो परिवर्तनशील आय होना चाहिए उसकी, इसे आप थोड़ा सा और देख लें। प्रश्न क्रमांक 5 में ये जोड़ी दी गई है, कृपया कर आप इसे पूर्ण ध्यान से देख लें और निशान लगा लें। प्रश्न क्रमांक 6 जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर के इन्हीं में से आएंगे। और प्रश्न क्रमांक 7 में भी लघुत्तरीय प्रश्न है जो 3 नंबर के इन्हीं में से आएंगे। और प्रश्न क्रमांक 8 भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से एक 5 नंबर का आएगा। तो कृपया कर इनकी तैयारी पूर्ण ध्यान से विद्यार्थी लोग करें। अब अगली इकाई 3 है उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति कुल अंक। तो प्रश्न क्रमांक 1 है भौतिक अदाओं और भौतिक प्रदा के बीच संबंध होता है, तो इसका सा आंसर उत्पादन फलन। दूसरा है अल्पकाल में उत्पादन फलन का कौन सा नियम लागू होता है, तो इसमें सा आंसर होना चाहिए। कृपया कर आप इसे थोड़ा सा और ध्यान से देख लें। प्रश्न क्रमांक 3 उत्पादन की प्रथम अवस्था है, तो इसका सा आंसर होगा सीमांत उत्पादन बढ़ता है। चौथा उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है, तो सा आंसर होगा स्थिर लागत।
पांचवा, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? तो सा आंसर होगा अस्थायी श्रमिकों का मजदूरी और वेतन। अब प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला है, वह नियम जो सीमांत उत्पादन नियम में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। दूसरा है, वह नियम जो विशिष्टीकरण में लागू होता है उसे पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। इसे आप थोड़ा सा देख लेंगे। तीसरा है, औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही कुल लागत से ज्ञात की जाती है। चौथा है, सीमांत लागत औसत लागत को उसके सबसे निचले बिंदु पर काटती है, तो सीमांत इसका आंसर होगा। पांचवा, आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि फर्म की संख्या बढ़ने पर बाजार की पूर्ति कैसी होती है। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित का सत्य असत्य बताइए। पहला है, शून्य उत्पादन होने पर परिवर्तनशील और स्थिर दोनों ही साधन घटा दिए जाते हैं, ये असत्य है। दूसरा, अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन अपरिवर्तित रहते हैं, ये असत्य है। तीसरा, उत्पादन बंद कर देने पर स्थिर लागत शून्य हो जाती है, ये भी असत्य है। चौथा, पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है, ये सत्य है। पांचवा, कर में वृद्धि होने से उत्पादन लागत बढ़ती है और पूर्ति में कमी होती है, इसे आप थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन ये असत्य है। अब अगला जो है प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाई है, लिखी हुई है, ये जोड़ी दी गई है, कृपया कर आप इसे अच्छे से ध्यान पूर्वक देख लें। और आने वाले क्वेश्चन जो है प्रश्न क्रमांक 5 भी दिया गया है, जिसमें से 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो आप इसे भी पूर्ण ध्यान से देखकर इसे तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 6 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन ही आ सकता है, तो कृपया कर आप इन क्वेश्चनों को भी पूर्ण ध्यान से देखकर अध्ययन करें। प्रश्न क्रमांक 7 में भी प्रश्न 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो आप इसमें भी देख लें कि कौन सा क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों में से अनिवार्य ही आएंगे। अब अगली इकाई यूनिट 4 है, बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण, अंक 7 नंबरों का है। तो पहले इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला है, निम्न में से कौन सा बाजार का कौन सा स्वरूप कीमत निर्धारित करता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता इसका आंसर होगा। दूसरा है, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें होती हैं, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट्स करके बताएंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। दूसरा है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत, आप इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स पर देंगे। अगला है, सत्य असत्य बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 1, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार में कोई प्रतियोगिता नहीं पाई जाती, यह असत्य है। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमतें ले सकता है, यह असत्य है। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी दी गई है, कृपया कर आप इस जोड़ियों को देख लें। ये प्रश्न उसके आगे के हैं,